डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हज़रत बिलाल है और मैं क्वालिटी कोचिंग एकेडमी में फ़िज़िक्स का ट्यूटर हूँ। मैं मैट्रिक और एफएससी लेवल पे फ़िज़िक्स टीच कर रहा हूँ यहाँ पे क्वालिटी कोचिंग एकेडमी में। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि है यूनिट नंबर 10 फर्स्ट ईयर का थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले बेटा हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बेटा ब्रांच है फ़िज़िक्स का। इस ब्रांच की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। आजकल के जदीद दौर में जो हमारे पास हीट इंजन्स है, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप्स, ये सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पे ऑपरेटेबल है, काम करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन जानने की कोशिश करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो है बेटा वो कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। एक है थर्म, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक है थर्मो, थर्मो मीन्स हीट, और दूसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब है मोशन, दैट इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स। हम फिजिक्स में स्टैटिक और डायनेमिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक हम रेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि डायनेमिक्स हम मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब हीट इन फ्लो। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास साइंस का या फिज़िक्स का वो ब्रांच है कि जिसमें हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट या कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। इसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। It can be defined as the branch of physics that deals with transformation of laws of heat into other form of energies. Energies such as mechanical, electrical, and chemical, etc. and vice versa. तो बेटा ये है डिफिनीशन थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये दो वर्ड्स का या टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक है थर्मो, थर्मो मीन्स हीट, और एक है डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मीन्स मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट या थर्मल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल, हीट को मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, हीट को इलेक्ट्रिकल में या हीट को केमिकल में, और इसी तरह वाइस वर्सा, इसके बरक्स। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दीज लॉज हमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में इन टर्म्स का जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इन टर्म्स को जानेंगे, उसके बाद हम इस एबल हो जाएंगे कि हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रॉपर्ली डिस्कस कर सके। तो बेटा सबसे पहले जो टर्म हमने डिस्कस करना है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को इन थर्मल कंटेक्ट लेके आए और उन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर स्टार्ट में डिफरेंट था, जब हम इनको इन थर्मल कंटेक्ट लाते हैं तो थर्मल कंटेक्ट में लाने के बाद अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर गेन कर लेते हैं, उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट इन थर्मल contact, they attain the same temperature.
this, so this is called thermal equilibrium. This process is called thermal equilibrium. अच्छा बेटा, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. फर्ज करें मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक मेरे पास हॉट बॉडी है और यहाँ मेरे पास है एक कोल्ड बॉडी. हॉट बॉडी से मुराद ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी, कोल्ड बॉडी से मुराद लो टेम्परेचर वाली बॉडी. ठीक है, तो फ़र्ज़ करिए बॉडी ए है, ये बॉडी बी है. इसको मैंने हॉट बॉडी कहा और इसको मैंने कोल्ड बॉडी कहा. स्टार्ट में दोनों ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर में फ़र्क है. इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है. T1 इज़ ग्रेटर देन T2. हमने क्या किया, इनको करीब ला के इनको हमने थर्मल कंटेक्ट, हम इन दोनों बॉडीज़ को थर्मल कंटेक्ट में लेके आए. जब थर्मल कंटेक्ट में लेके आए, करीब रखा दोनों को, तो हॉट बॉडी से हीट ने फ्लो स्टार्ट कर दिया कोल्ड बॉडी की जानिब. हीट विल फ्लो फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड बॉडी. अब हीट फ्लो कर रहा है हॉट से कोल्ड की तरफ, तो हॉट का टेम्परेचर कम हो रहा है, कोल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है. लेकिन एक टाइम आ जाएगा जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर हमारे पास सेम हो जाएगा और इस पॉइंट को हम फिर नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का. जब थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी. अब इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी T है, इस बॉडी का टेम्परेचर है वो भी क्या है, वो T है. तो जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो हीट का फ्लो करना स्टॉप हो जाता है. नाउ दिस कंडीशन दैट विल बी कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए. या बाज़ दफ़ा बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि चाय का एक गर्म कप जब हम रूम में रखते हैं, ठीक है, तो कुछ देर के बाद वो जो चाय का कप है वो ठंडा हो जाता है. तो स्टार्ट में चाय कप का टेम्परेचर ज़्यादा था, रूम का टेम्परेचर कम था सराउंडिंग का. लेकिन जब हम इसको रखते हैं तो चाय में से हीट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है सराउंडिंग को. एक वक्त आ जाएगा जब सराउंडिंग का टेम्परेचर उस कप के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा. नाउ दिस कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद दो बॉडीज़ का सेम टेम्परेचर पे आ जाना. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. अच्छा बेटा, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि है हीट. हीट से क्या मुराद है? हीट हमारे पास बेटा, हीट को हम डिफाइन करते हैं, हीट इज द थर्मल एनर्जी. द थर्मल एनर्जी, the thermal energy that flows from hot to cold body due to temperature difference. हीट तब फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी की जानिब जब दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर में फ़र्क हो. हीट हमेशा की नेचुरल टेंडेंसी है कि हीट फ्लो करता है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की जानिब. अब हीट जब हॉटर से कोल्डर की जानिब जाता है तो तीन तरीके से जाता है. 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र हैं. देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. One is called conduction, the other is called convection, and the third one is called radiation. इन तीन तरीकों से हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी. कंडक्शन सॉलिड्स लिक्विड्स के तीनों में होता है, जबकि कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये कन्वेक्शन जो है बेटा ये होता है लिक्विड्स और गैसेस में. रेडिएशन भी हमारे पास एयर वगैरह में होता है. ठीक है, मीडियम ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है और ये दोनों मीडियम डिपेंडेंट है. ठीक है बेटा. अच्छा, अब ये तो हमने बात की हीट की. याद रखिए थर्मोडायनेमिक्स में जब हम हीट एक्सचेंज की बात करते हैं तो हीट एक्सचेंज दो तरीक़ों से होता है. दो नाम है उसके. एक है हीट एक्सचेंज हम लेते हैं एनर्जी एक्सचेंज की, एनर्जी एक्सचेंज जब हम करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज जब अकर होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में तो दो तरह से होता है. एक हीट की फॉर्म में होता है और एक होता है मैकेनिकल
वर्क की फॉर्म में। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं मैकेनिकल वर्क की जानिब, जो अभी मैंने डिस्कस किया मैकेनिकल वर्क। फिजिक्स की इस्तिलाह में आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है और वो बॉडी मूव करने लगती है फोर्स के ज़रिए सर, तो हम फिजिक्स में कहते हैं कि वर्क इज़ डन ऑन दैट बॉडी। थर्मोडायनेमिक्स में हम कब वर्क, किस तरह वर्क को डिफाइन कर सकते हैं? तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मोडायनेमिक का जो सिस्टम होता है उसको देखेंगे। अगर थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है हीट देने की वजह से, ठीक है बेटा, या थर्मोडायनेमिक का सिस्टम जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों सूरतों में वर्क होता है। जब भी आप देखें कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों तरीक़ों से वर्क डन हमारे पास हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास वॉल्यूम में कोई चेंज अगर नहीं होगा तो हम फिर कहते हैं कि नो वर्क इज़ डन। तो वर्क डन को हम अगर थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन करें तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ thermodynamical system expands or contracts, then work is said to be done. Then work is said to be done. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम वर्क डन की बात तब करते हैं जब हमारे पास या तो सिस्टम एक्सपेंड कर जाए या सिस्टम कंट्रैक्ट कर जाए। दोनों सूरतों में हमारे पास वर्क डन होता है। अब ये वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज़ को देखने के लिए हम एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें हमारे पास गैस है और मूवेबल पिस्टन है। तो अब हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन को एक्सप्लेन करते हैं। फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक सिलेंडर है कि जिसमें गैस इंक्लोज्ड है, ये पिस्टन है, लेकिन ये पिस्टन क्या है बेटा? मूवेबल है। अब इसमें हमारे पास गैस इंक्लोज्ड है, इसका ये इनिशियल वॉल्यूम है V1। अब बेटा जब हम इसको हीट देंगे तो हीट देने की वजह से ये जो पिस्टन है ये मूव होगा, और अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होता है, मतलब हमारे पास वॉल्यूम में अगर इजाफा आता है, तो वॉल्यूम में इजाफे की वजह से हम वर्क डन को फिर कहते हैं कि हमारे पास वर्क डन क्या है? वो पॉजिटिव वर्क डन है। हीट की सप्लाई करने के बाद हमने ये देखा कि ये सिस्टम एक्सपेंड कर गया है। यहाँ पे हमने हीट इसको सप्लाई किया, जब हीट सप्लाई कर दिया सिस्टम एक्सपेंड कर गया है, और एक्सपेंशन इन सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज वर्क डन पॉजिटिव। अगर आप अब वॉल्यूम देखें तो आपके पास वॉल्यूम क्या है? वो ये V2 है। वॉल्यूम क्या है? ये V2 है। तो बेटा वर्क डन याद रखिए, वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा इफ द सिस्टम एक्सपेंड्स। सिस्टम अगर हमारे पास क्या कर जाए बेटा? एक्सपेंड कर जाए। हम इसको मैथमेटिकली भी जान सकते हैं। मैथमेटिकली फार्मूला क्या है हमारे पास मैथमेटिक्स का? वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालें, हमारे पास चेंज आता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू से। यहाँ पे फाइनल वैल्यू ज़्यादा है इनिशियल से, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा चेंज वो पॉजिटिव में आएगा। अगर वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव है तो हमारे पास वर्क डन भी क्या होगा? वो पॉजिटिव कंसिडर होगा। तो वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में पॉजिटिव कब होगा? जब हमारे पास सिस्टम एक्सपेंड करेगा। इसके बरक्स अगर हम नेगेटिव वर्क डन की बात कर ले तो नेगेटिव वर्क डन में अगर हम इसी तरह गैस को सिलेंडर में इंक्लोज कर दें और मूवेबल पिस्टन हो, और हम उस पिस्टन पे ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट कर ले, अच्छा बेटा अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इनिशियल वॉल्यूम था और ये फाइनल वॉल्यूम है।
जब ऊपर से हम इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम इधर डिक्रीज कर रहा है, कंट्रैक्शन आ रहा है, तो हम इसको वर्क डन के फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करें P डेल्टा V में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा V अगर हम इधर निकालते हैं तो V2 माइनस V1। आप देख रहे हैं कि V2 की वैल्यू V1 से कम है, तो लेस वैल्यू अगर हम और सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। इट मीन्स कि आपके पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही बेटा, वो नेगेटिव आ रही। तो अगर हम वर्क डन को सही तरीके से समझना चाहें तो बेटा वर्क डन हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में तब होता है जब या तो सिस्टम एक्सपेंड कर जाए या सिस्टम कंट्रैक्ट कर जाए। एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है, कंट्रैक्शन के दौरान वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आती है, और दोनों को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो ये वो दो प्रोसेस है। मैंने बता दिया आपको कि एक्सचेंज इन एनर्जी आ सकता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में दो तरीकों से, या तो हीट देने से या मैकेनिकल वर्क डन करने से। दोनों से हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एक्सचेंज एनर्जी में आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अच्छा बेटा, इंटरनल एनर्जी हमारे पास बेटा सम है दो एनर्जीज का, एक है हमारे पास काइनेटिक और दूसरा हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड with random motion of molecules of a substance that is called internal energy. इंटरनल एनर्जी बेटा अगर हमारे पास है तो वो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की वजह से। काइनेटिक एनर्जी में हम कहते हैं कि ये रिलेटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, पोटेंशियल एनर्जी विद द इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से एग्जिस्ट करता है। तो दोनों का सम जो होगा वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, रिप्रेजेंटेड बाय यू। इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू हमारे पास बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इज द इंटरनल एनर्जी जो थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी में इसमें आप चेंज ला सकते हैं, आप मैकेनिकल वर्क डन करके भी इसमें इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और आप हीट की वजह से भी, जब सिस्टम में हीट जाएगा अंदर तो इंटरनल एनर्जी राइज करेगी, जब सिस्टम से हीट निकालेंगे एनर्जी में डिक्रीज आ सकता है। ठीक है, इस तरह इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन करके भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगर हमारे पास एक सिस्टम इस तरह हो, पिस्टन, ये फर्स्ट करें हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, सिस्टम है, अगर हमारे पास इधर से बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं हो रहा और हम इस सिस्टम को एक्सपेंड कर दे विद बाय द यूज़ ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी, सिस्टम एक्सपेंड कर जाएगा, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर से इस पर प्रेशर बढ़ा लें और ये कंट्रैक्ट हो जाए और कोई हीट सिस्टम से बाहर न निकले, तो इस मैकेनिकल वर्क डन करने से हमारे पास इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज भी आ सकता है। तो इंटरनल एनर्जी दोनों तरीक़ों से इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, हीट की वजह से भी और मैकेनिकल वर्क डन करके भी हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अब इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट और वर्क का भी मैंने बताया था कि एक्सचेंज ऑफ हीट हमारे पास जो अकर होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, वो दो जरियों से होता है। हीट, डायरेक्ट हीट देने की वजह से भी हो सकता है और मैकेनिकल वर्क डन करने से भी हो सकता है। तो फिर दोनों के दरमियान में कोई रिलेशन होगा। इस रिलेशन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था रमफर्ड, उसने देखा था और उसने ये रिलेशन जो है वो डिस्कस किया है। उस चीज़ को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हीट एंड वर्क। रमफर्ड, मैंने बताया कि रमफर्ड और उसके कुछ कुलीग्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कि
lot of heat. Rumford observed that lot of heat is given off during boring of a gun metal. जब मेटालिक गन को जब बोर किया जा रहा था, ठीक है, तो इस बोरिंग ऑफ गन के दौरान हीट जनरेट हुआ. अब हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस जब टूटता है फिशन रिएक्शन के दौरान तो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में. यहाँ पे जब इस मेटल को की बोरिंग हो रही थी तो जो मेटल के पीसेस थे ये हीट उन पीसेस की वजह से पैदा नहीं हो रहा था. यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से, मैकेनिकल वर्डन की वजह से हीट पैदा हो रहा था. तो हीट क्यों पैदा हुआ? मैकेनिकल वर्डन से. तो इस वजह से हमने कहा कि वर्क का और हीट का आपस में रिलेशन है. ये हम डेली लाइफ में भी कर सकते हैं. डेली लाइफ में अगर हम आइस के 2 क्यूब्स लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और हम वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर हम उनको रब करना चाहें और हम उनको रब करना स्टार्ट कर दे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो सॉलिड फॉर्म में आइस था रब करने की वजह से वो कन्वर्ट हुआ, मेल्ट हुआ लिक्विड में. अब अगर ये मेल्ट हो रहा है तो इट भी यहाँ पे इसको मेल्टने के लिए हीट कहाँ से मिली? हीट यहाँ आपको मिली वर्डन करने से. और वो कौन सा वर्डन था? मैकेनिकल वर्डन. फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुआ है और वो जो आइस है वो मेल्ट हो जाता है. तो आप आइस को मेल्ट कर सकते हैं बाय गिविंग डायरेक्ट हीट. और आपने आइस को मेल्ट करके मेल्ट होते हुए देखा जब आपने उसको मैकेनिकल वर्डन की आपने रब कर दिया. तो दोनों सूरतों में हमारे पास हीट देने से या मैकेनिकल वर्डन करने से अगर वो मेल्ट होता है तो इट मीन्स कि हीट और मैकेनिकल वर्डन का आपस में रिलेशन है. ये रिलेशन जो है फिर मैथमेटिकल फॉर्म में जूल्स ने एक्सप्लेन किया था. 1845 में जूल ने परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. एंड ही observed the relationship between heat and work. हीट एंड वर्क के दरमियान उसने रिलेशन. तो मैथमेटिकली अगर उस रिलेशन को हम देखें बेटा, मैथमेटिकली वो रिलेशन हमारे पास है W प्रोपोर्शनल टू Q. वर्क और हीट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है. W इज यूज फॉर द वर्क, Q इज यूज फॉर द हीट. अब अगर ये डायरेक्ट रिलेशन है, अगर हम ज़्यादा वर्डन करते हैं तो हमारे पास हीट ज़्यादा जनरेट होगी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में. अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं J. ये जो हमारे पास आता है ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट है. ये हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट. मैकेनिकल इक्विवेलेंट. और हम इस जे को डिफाइन भी कर सकते हैं. हम इस जे को डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क, इट इज द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क, द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क required to produce unit required to produce unit heat energy, a unit quantity of heat. अच्छा बेटा, J से मुराद यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट है. मैकेनिकल इक्विवेलेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट. मैं इसको लिख सकता हूँ J इज इक्वल टू W बाई Q. That is the mechanical equivalent. The amount of mechanical work required to produce unit quantity of heat, that is called mechanical equivalent. Mechanical equivalent की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास
है 1J इज इक्वल टू 4.18 जूल पर कैलोरी। इतना अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास रिक्वायर्ड होता है अगर हम कन्वर्जन करना चाहे, ठीक है, हीट एनर्जी का। अच्छा, इस मैकेनिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा हमारे पास एसआई सिस्टम में मैकेनिकल इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास बराबर है 1 के, क्योंकि एसआई सिस्टम में हम वर्क के लिए भी यूनिट जूल लेते हैं और हीट के लिए भी जूल लेते हैं, तो जूल के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये एसआई सिस्टम में हमारे पास जे की वैल्यू क्या है वो 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो टर्म्स थे वो हमने डिस्कस किए। बारी बारी हमने एक एक चीज़ जो है वो बारीकी से देखा, बारीकी से इसको ऑब्ज़र्व किया, काफ़ी एक्सप्लेन इसको हमने किया है। इंशाल्लाह इसके बाद ये चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई है तो इसके बाद हम इस एबल हो जाएंगे कि हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज डिस्कस कर सकें।